तो खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 18+ के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा की गई है, जिससे युवा जल्द ही वैक्सीन लगवा सकेंगे। उन्होंने ब्लैक और व्हाइट फंगस की संख्या में कमी आने की बात भी कही। इलाज के लिए इंजेक्शन की भी व्यवस्था की जा रही है, ये उनका कहना है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है या संतोष की बात है कि कोरोना की पॉजिटिविटी कम हुई है, परंतु म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस आए, पर उसमें भी थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है कि कमी देखने को मिल रही है। हम उसका इलाज सुचारू कर रहे हैं। एम्फोटेरिसिन जो उसकी दवा है, उसकी निश्चित रूप से कमी है, पर उसका युक्तियुक्तकरण कर लोगों को दवा मिल सके, इसकी भी सुचारू व्यवस्था की जा रही है। जिनकी सर्जरी हो गई है उनको अनिवार्य रूप से ये इंजेक्शन मिल जाए, इसका जरूर युक्तियुक्तकरण कर हम प्रयास कर रहे हैं। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले जवाहरलाल नेहरू की 98वीं पुण्यतिथि पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि देश को बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज जहां विश्व 5 देशों में भारत की गिनती आती है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। आपको बता दें, नेहरू नगर चौराहा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो जैन से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्थायी होने के लिए डॉक्टरों ने की सरकार से प्रार्थना। मध्य प्रदेश सरकार से डॉक्टरों ने किया है निवेदन। संविदा डॉक्टर के हड़ताल का तीसरा दिन आज चरक और माधवनगर अस्पताल में सेवा देने गए थे डॉक्टर। तो संविदा कर्मी डॉक्टरों का सरकार से निवेदन है। डॉक्टरों ने निवेदन किया है। संविदा डॉक्टर ने हड़ताल का आज तीसरा दिन है। चरक और माधवनगर में अस्पताल में भी डॉक्टर सेवा देने के लिए गए थे और इसी दरमियान उन्होंने सरकार से निवेदन किया। अस्थायी होने के लिए डॉक्टरों ने सरकार से प्रार्थना की। तो कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में प्रतिदिन वृद्धि करना जनता का दमन और शोषण है। पेट्रोल डीजल के दामों के मामले में जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला जा रहा है, ये जनता अच्छे से समझ भी चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि 30-35 रुपए में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाले पेट्रोल डीजल को 65 से लेकर 70 तक केवल और केवल विभिन्न टैक्स जनता के ही ऊपर थोपे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी इस कठिन समय में जनता के साथ खड़ी है। पेट्रोल डीजल के मामले में जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला जा रहा है, जनता अच्छे से समझ चुकी है। 30-35 रुपये में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने वाले पेट्रोल डीजल को 65 से 70 रुपये तक केवल और केवल टैक्स लगाकर जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी की इन चालों को समझ चुकी है। इसीलिए 5 राज्यों के चुनाव से पहले जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए 1 महीने तक पेट्रोल डीजल के दाम रोक के रखे गए, लेकिन जनता ने भाजपा को 5 राज्यों के चुनाव में भी सबक सिखा दिया और अब चुनाव निपटते ही फिर से प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये जनता के साथ शोषण है, दमन है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी इस कठिन समय में जनता के साथ खड़ी है। तो खबर अमरपाटन से, जहां कोरोना महामारी के चलते जिले में सहकारिता बैंक के पूर्व अध्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी और समाजसेवी मयंक द्विवेदी ने पूरे सतना में सैनिटाइजेशन रथ का आयोजन किया, जिसमें अमरपाटन की जुग्गी बस्ती समेत अस्पताल, थाने और पूरे नगर को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की गई। तो मध्य प्रदेश के अमरपाटन जिले को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच
सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है कि संक्रमण के रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके, संक्रमण को रोका जा सके। तो सतना जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को दुकानदारों और आम जनता अनदेखी कर रही है। ऐसे में प्रशासन काफी सख्त भी नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर अजय कटेसारिया और एसपी धर्म सिंह अमरपाटन चौराहे का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानों को सील करते हुए चालानी कार्रवाई भी की और बेवजह घूमने वालों पर भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि अमरपाटन से वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार कोविड नियमों की अनदेखी की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी की कार्रवाई इस क्षेत्र में देखने को मिली है। तो मध्य प्रदेश के सतना में दुकानदारों की दुकानों को सील किया गया है। बेवजह जो लोग कोरोना नियमों को अनदेखी करते हुए नजर आए, कोरोना गाइडलाइन की जो जानबूझकर लोग उल्लंघन करते हुए नियमों का आए हैं, उनके खिलाफ प्रशासन की काफी सख्त कार्रवाई यहां देखने को मिली है। अभी हमने ऐसा पाया है कि केस कम होने के कारण कुछ लोग थोड़े लापरवाह हुए हैं, तो उसको देख के हम कहीं भी अभी सख्ती रखनी होगी। अभी ऐसा समय नहीं है कि हम लापरवाह होके घूमने लगे या मास्क का उपयोग कम कर दें। इसके लिए मैं और एसपी साहब अब सभी कस्बों में एक एक करके जा। तो खबर इंदौर से है, जहां कोरोना महामारी के दौर में मरीजों की सेवा करने वाले विभिन्न विभागों ने अस्थायी नर्सिंग स्टाफ का धरना प्रदर्शन यहां देखने को मिला है, जिसमें दूसरे दिन भी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने सड़कों पर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार उन्हें संविदा के तहत भर्ती प्रदान करे और साथ ही में वेतन भी दिया जाए। हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी अस्थायी कोविड-19 में काम करने वाले कर्मचारी जो पिछले 1 साल से ऊपर हो गया हमको काम करते हुए, जिसमें आयु चिकित्सक है, अस्थायी तौर पे काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन इंक्लूड है इसमें। और पिछले 2 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हमारे 2 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर हैं हम लोग। हमारी मांग ये कि सभी जो कर्मचारी हैं अस्थायी कोविड-19 उनको संविदा में संविलिन किया जाए और समान कार्य समान वेतन। दूसरा ये कि 2 दिन से हम लोग हड़ताल पर है और प्रशासन। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है। विधायक निधि से मरीजों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस मिली थी। आपको बता दें कि 5 साल पहले दी गई एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं चली और रखने के कारण एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील हो गई है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तत्कालीन विधायक पर दोषारोपण कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कागज नहीं दिए थे, जबकि एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे एम्बुलेंस को नहीं खरीदा था। ऐसी घोर लापरवाही के कारण इस एम्बुलेंस का लाभ जनता तक नहीं मिल पाया। अब अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खेल रही हैं। तो मध्य प्रदेश के बैतूल के अंदर 5 साल पहले एम्बुलेंस को दिया गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण ये सभी एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील हो गई। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विधायक पर दोषारोपण कर रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। कहना है उनका कि कागजों के चलते ही इस एम्बुलेंस का संचालन नहीं किया गया, एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई, ये आरोप लगाया गया है। ऐसी घोर लापरवाही के कारण इस एम्बुलेंस का लाभ जनता को नहीं मिल पाया और अब अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो उस एम्बुलेंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, माननीय विधायक जी मानेकर साहब थे, उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को एम्बुलेंस आमला सीएससी को दी थी, लेकिन उसके कागज़ अभी तक प्रोवाइड नहीं हुए हैं। कई बार पत्राचार भी किया है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो एम्बुलेंस उसी स्थिति में खड़ी हुई है। बिना रजिस्ट्रेशन के एम्बुलेंस को नहीं चलाया जा सकता है और कागज़ प्राप्त नहीं हुए हैं। अब ये लापरवाही किस अधिकारी की हुई है इसमें, तो उसके
जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और शासन का पैसा जो 3 लाख जो भी था उसका दुरुपयोग हुआ, जो कबाड़ बन गए, तो ये तो घोर लापरवाही है। वसूली भी होना चाहिए, इनसे वसूली के, इन पर कार्रवाई होना चाहिए कि किसी के काम आना चाहिए ना। तो अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां पुरानी और सबसे बड़ी मदरसा मस्जिद तजुर्मा वाले ने संस्थापक संचालन मुफ्ती अब्दुल रज्जाक साहब का इंतकाल होने से लोगों में मातम छा गया, जिसमें बताया जा रहा है कि अब्दुल रज्जाक साहब की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो राजधानी भोपाल के अंदर सबसे बड़े मदरसा मस्जिद तजुर्मा वाली के संस्थापक और संचालन मुफ्ती अब्दुल रज्जाक साहब का इंतकाल हो गया है। इंतकाल की खबर के बाद लोगों में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी और इसी वजह से उनका इंतकाल हुआ। मुफ्ती अब्दुल रज्जाक साहब का देहावसन कल रात को हो गया। 95 साल की उनकी उम्र थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भोपाल के एक हस्ती थे वो। और मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज के बहुत बड़े धर्मगुरु थे और सभी समाज के लोग उनकी बातों को मानते थे, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। तो नागदा में पुलिस प्रशासन कोरोना कर्फ्यू का पालन पूरी मुस्तैदी के साथ करवा रहा है। दरअसल एसडीएम आशुतोष गोस्वामी और सीएसपी मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में नागदा थाना मंडी और बिरला ग्राम पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जो बेवजह घूमते हुए नजर आए। तो मध्य प्रदेश के नागदा में जो लोग जानबूझकर घर से बाहर निकलते हुए आए हैं या जानबूझकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन की यहां सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। लोगों के चालान काटे गए हैं। जिला प्रशासन कोरोना काल में लोगों से सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाता हुआ नजर आ रहा है इलाके के अंदर। तो मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद की नवाकर संस्था पंडित देवी प्रसाद मेमोरियल शिक्षण संस्थान द्वारा काला पीपल ब्लॉक में कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि जागरूकता रथ को जिला पंचायत सदस्य नवीन शिंदे, मंडल अध्यक्ष सुरेश परमार, तहसीलदार रमेश चंद्र सिसोदिया, नायब तहसीलदार हेमंत अग्रवाल, जिले के सीईओ सिद्ध गोपाल वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान जागरूकता रथ के शुभारंभ के अवसर पर तहसीलदार सिसोदिया द्वारा संस्था के सचिव अशोक पंचोली को ग्रामों में वितरण करने हेतु मास्क एवं सीईओ वर्मा द्वारा मास्क और दवाइयां का किट भी भेंट किया गया है। तो इस बीच चंदेरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञात कारणों से युवक ने लगाई फांसी। युवक ने अपने ही कमरे में साड़ी से लगाई है फांसी। देर रात की घटना, परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला चंदेरी थाना अंतर्गत कचरा बाजार के पास का है। अज्ञात कारणों की वजह से युवक ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने के पीछे क्या कारण है, फिलहाल अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। युवक ने अपने ही कमरे में साड़ी से फांसी लगा ली। देर रात की पूरी घटना है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस वाले को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में अब जुट गई है। देर रात की घटना, पूरा मामला मध्य प्रदेश की चंदेरी का। सत्यम बबेले नाम का 20 साल का लड़का है जी, जिसके फांसी पे टंगी हुई बॉडी रात में 9 बजे घर वालों ने देखी थी और उसको उतार के अस्पताल ले आए थे और अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया था।
तो खबर इंदौर से, जहां कोरोना पॉजिटिव पति का इलाज करवा रही एक महिला पटवारी की अस्पताल की तीसरी मंजिल से गिरने की वजह से मौत हो गई है, जिसमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये हादसा है या फिर आत्महत्या। फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। महिला की मौत के ही कुछ देर बाद महिला के पति की भी मौत हो गई। तो ये दर्दनाक घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला पटवारी ने तीसरी मंजिल के गिरने की वजह से उनकी मौत हुई है। फिलहाल अभी कहना शायद जल्दबाजी होगी कि महिला ने आत्महत्या की है या फिर हादसे का वो शिकार हुई है। हालांकि उनकी मौत के बाद कुछ ही देर बाद उनके पति की भी मौत हो गई। एक महीने से इलाज चल रहा था उनका। आज अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई थी दिन में कि सीढ़ियों से फाल में कोई महिला गिर गई है, जहाँ बयान लेने के लिए आए थे, पर वो बयान देने की स्थिति में नहीं थी। 7 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई कि वो जो महिला गिरने से थी उनकी डेथ हो गई है। फिर यहाँ के जब जांच की पता किया जाता है, उनके पति की डेथ लगभग 4 बजे के लगभग हो गई थी। और अभी जो तो इस बीच सिवनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निजी भूमि पर महिला ने बनाया मकान। महिला के मकान पर एक व्यक्ति ने किया है कब्जा। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति ने किया कब्जा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। तो सिवनी से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। निजी भूमि पर महिला ने मकान बनाया, लेकिन मकान बनाने के बाद एक व्यक्ति ने इस मकान पर कब्जा जमा लिया है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त इस व्यक्ति ने इस महिला के मकान पर कब्जा किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन बावजूद इसके शिकायत करने के बाद भी पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। सिवनी के अंदर एक महिला ने अपनी जमीन पर मकान बनाया, लेकिन राजनीति संरक्षण प्राप्त एक व्यक्ति ने इस मकान पर अवैध कब्जा कर लिया। खसरा नंबर 55 में मेरी भूमि है। मैंने घर बनाई हूँ। राजा मरकाम ने कारी गुप्ता देके शटर तोड़ के अंदर हो गया है, कब्जा कर लिया है। और मैंने धूमा थाने में शिकायत करी 20 तारीख को। अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई, कोई ने निकाला नहीं उसको घर से। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बच्ची है। तो खबर बालाघाट से, जहां पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से चोरी के 19 मोटरसाइकिल जब्त किए। थाना प्रभारी और उसकी टीम ने ने एक अच्छा कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से जो बाइक चोरी घटनाएं बालाघाट जिले में हो रही थी, उसमें एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। और सिवनी थाने में इसमें काफ़ी अच्छी मेहनत करके और जो क्राइम है उसकी तह तक जाके ना सिर्फ चोरी करने वाले आरोपी को, बल्कि जो बीच में एजेंट है जो इसके चोरी की वाहन गिरवाता था, और ऐसे लोग जो जानबूझकर चोरी के ही वाहन खरीदते थे, जानते हुए कि चोरी के, ना सिर्फ जानते हुए बल्कि कई बार उनके द्वारा डिमांड भी की जाती थी कि साहब हमें इस बाइक की डिमांड आ रही है और हमें ये मॉडल का भी चोरी करवा के दीजिए। तो इस पूरे गिरोह को करीब कुल 9 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो अगली खबर मंदसौर जिले के से सामने आ रही है, जहां शामगढ़ थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और चोरों के पास से 7 चोरी की बाइक भी जब्त की। शामगढ़ थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी का कहना है कि शकील को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ तो की गई, लेकिन वाहन चोरी को उसने स्वीकार नहीं किया। उसी के बयान पर उसके अन्य 2 साथी इरशाद को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों के पास से कुल 7 बाइक भी बरामद की गए हैं। पुलिस गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इनके पास से और भी कुछ वाहन जब्त किए जा सकते हैं। आज थाना शामगढ़ में वाहन चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें शकील, इरशाद और जीवन नाम के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है
एक मोटरसाइकिल थाना शामगढ़ के अपराध क्रमांक 262/21 धारा 379 की तथा एक मोटरसाइकिल थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 580/17 की भी जब्त की गई है। इन तीनों को गिरफ्तार किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये गाड़ियाँ कहाँ से लाए, कहाँ देते थे और भी ये इनके कहाँ संबंध है, इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। तो खबर रतलाम से, जहां पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान महाकाल के महामृत्युंजय जाप के साथ कोरोना की महामारी से बचने के लिए गायत्री महायज्ञ भी कराया गया। हर घर में हर व्यक्ति स्वस्थ हो, मस्त हो, इन्हीं कामनाओं को लेकर गायत्री शक्तिपीठ आयोजन कराया गया है। इन सारी बीमारियों के निराकरण के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने जो घर घर हवन, घर घर यज्ञ का आयोजन किया है, तो पूरे अखिल विश्व भारत के अंदर यह पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चारों दिशा में हुआ है। एक समय में एक लक्ष्य से, एक उद्देश्य से, तो उसके सत्परिणाम चारों ओर सबको मिलेंगे और सबको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और इस महामारी से छुटकारा मिलेगा। तो खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के सरगुजा की खबर की हम बात कर रहे हैं। यास तूफान का असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें बीते 24 घंटे से लगातार बारिश और तेज हवाएं चल रही है। तेज हवाओं के चलते जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए। तो यास तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। सरगुजा के अंदर यास तूफान का काफी असर देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में लगातार यहां बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है। तेज हवाओं के चलते जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। तो ये आप तस्वीर, ये पूरा नज़ारा छत्तीसगढ़ के सरगुजा से। तो छत्तीसगढ़ के बालोद, छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अंदर यास तूफान का काफ़ी असर देखने को मिला है। 24 घंटे से लगातार यहाँ तेज़ बारिश और हवाएं चल रही हैं। हवाओं के चलते यहाँ जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। यास तूफान का असर सरगुजा जिले में ज़्यादा देखने को मिला है। 24 घंटे से लगातार यहाँ बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं बह रही हैं। यास तूफान पूरे देश के कुछ जिलों में दस्तक दे चुका है। छत्तीसगढ़ में भी यास तूफान ने दस्तक दी। सरगुजे में तेज़ बारिश के साथ हवाएं भी चल रही है और जगह जगह ऐसी खबरें भी हैं कि बिजली के खंभे तूफान के चलते गिर गए।
तो छत्तीसगढ़ के बालोद में वर्तमान स्थिति ये है कि बीते दिनों लगातार लॉकडाउन के चलते हताहत गरीब परिवार के अलावा मध्यवर्गीय परिवार अपनी यथा स्थिति से उभर नहीं पा रहा है। हालात ऐसे हैं जिसको लेकर बयां करना भी संभव नहीं है। पान ठेला, चाट सेंटर और छोटे फुटकर व्यापारी लगातार लॉकडाउन की बढ़ती अवधि से परेशान हो चुके हैं। ऐसे ही गरीबों की सुध सरकार नहीं ले रही है। इस संबंध में भाजपा नेत्री खिलेश्वरी साहू का कहना है कि चावल देने मात्र से कुछ नहीं होगा, सब्जी के लिए आखिरकार उनके पास पैसे कहां से आएंगे। लॉकडाउन के कारण मिडिल क्लास फैमिली काफ़ी परेशान है, मध्यम वर्गीय परिवार काफ़ी परेशान है क्योंकि लगातार लॉकडाउन के समय अवधि को बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पान ठेला, चाट सेंटर और छोटे फुटकर व्यापारी लगातार लॉकडाउन की बढ़ती अवधि से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। गरीबों की सुध सरकार भी नहीं ले रही है और इसी कड़ी में बीजेपी नेत्री खिलेश्वरी साहू का कहना है कि चावल देने से मात्र कुछ नहीं होगा, सब्जी के लिए भी लोगों के पास पैसे होने चाहिए और आखिरकार उनके पास पैसे कहां से आएंगे, ये कहना था बीजेपी नेत्री का। में जो मजदूर जो हमारे निवासरत हैं उनके लिए कहीं ना कहीं 2 महीनों के लगभग 42-43 दिन के लॉकडाउन के पीरियड में नगर पंचायत क्षेत्र, नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में मजदूरों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में। और जो मजदूरों जो दिहाड़ी काम कर रहे हैं दुकानों में या किसी औद्योगिक क्षेत्रों में, उनके लिए सरकार को चावल देने से ही कुछ नहीं हो सकता। अभी कोविड-19 जो दूसरी लहर अभी शुरू हुआ है उसमें बेरोजगार जो किसी के पास काम करने की कोई साधन नहीं है, उन लोग को अभी हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ खाने पीने का राशन दिया और जो रोजी मजदूरी करते हैं रोज और वही में उसका जीवन यापन हो रहा है, उन लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। तो हम लोग का मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम लोग जो गरीबी नीचे स्तर से जीवन यापन करने वाले को हम लोग कुछ खाने पीने की उसकी व्यवस्था करें। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।